गांधी दर्शन की क्लास में आपका स्वागत है। गांधी दर्शन के अंतर्गत आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के भीतर उठने वाले विभिन्न मुद्दे, और उसमें से कुछ का जिक्र हमने पिछले वीडियोज़ में किया है। आज इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से न केवल हिंदुस्तान की जनता को जगाया, बल्कि जो अंग्रेज जाति या ब्रिटिश सरकार थी उसको भी झकझोर के रख दिया। विदेशी वस्तुओं या विदेशी वस्त्रों की, विशेष रूप से होली जलाने, उसका बहिष्कार करने का इतना ज़बरदस्त असर अंग्रेज़ों के ऊपर पड़ा कि कई अंग्रेज़ जो गांधी जी के समर्थक थे वो अब उनके विरोधी हो गए कि जो कपड़े जलाए जा रहे हैं उनको किसी गरीब को बांटा जा सकता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस संबंध में उनको पत्र लिखा। कई अंग्रेज जो उनके साथी थे, जो स्वयं खद्दर पहनते थे, वो भी उनके विरुद्ध हो गए और कहा कि ये एक जाति विशेष से घृणा हो गई, अंग्रेज़ों से घृणा हो गई। उसके उत्तर में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि उनकी किसी जाति विशेष से घृणा नहीं है, लेकिन जिन अंग्रेज़ों ने भारत में अपने शासन को स्थापित किया है, उन्होंने भारत की जनता को असहाय, गरीब और इतना पंगु बना दिया है कि उनकी स्थिति बड़ी चिंताजनक हो गई है। वो गुलाम की तरह रह रहे हैं। इसलिए इस खद्दर को पहनने का प्रतीकात्मक रूप से जो अनुरोध मेरे द्वारा किया जा रहा है और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई जाति या अंग्रेज का विरोध नहीं है, यहाँ पर विदेशी शासन का विरोध है, शासित के द्वारा। और मैं अपने इस किसी भी जो कार्य है या मैं जो कर रहा हूँ उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि उन अंग्रेज़ों का विरोध जरूरी है जो भारतीय जनता को निरीह बना रहे हैं। उन्होंने कहा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके उनकी दास्ता से मुक्ति पाना ही सब कुछ पाना नहीं है, मन को भी मुक्ति पानी होगी। गांधी ने चाहा था कि उनका देश यूरोपीय संस्कृति को बलपूर्वक झकझोर दे, और उनके अनेक गौरवपूर्ण प्रयत्नों में जिसका सबसे अधिक महत्व था वह था देश में एक वास्तविक भारतीय शिक्षा पद्धति की नींव डालने की इच्छा। वास्तविक शिक्षा पद्धति, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेज अभी भी चल रहे हैं जिनमें अंग्रेज़ों की देखरेख में एशिया की प्राचीन संस्कृति का कुछ चिन्ह संरक्षित है। पिछले 45 वर्षों में अलीगढ़ विश्वविद्यालय पूरी तरह से मुसलमानी और भारत में इस्लामी संस्कृति का केंद्र है, जैसे खालसा कॉलेज सिख संस्कृति का केंद्र है। हिंदुओं का है वाराणसी विश्वविद्यालय। लेकिन ये शिक्षण संस्थान समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सके। इसके अलावा अर्थाभाव में, यानी कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्हें सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सरकार ही उनका संचालन कर रही है। गांधी ने इनको नष्ट करके और भी विशुद्ध शिक्षालय स्थापित करना चाहा था। सन 1920 के नवंबर में उन्होंने गुजरात के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। अखंड भारत का आदर्श विश्वविद्यालय स्थापित हो गया था। हिंदू के धर्म और मुसलमान के इस्लाम को उसने समान आसन दिया था। भारतीय भाषाओं को वे मृत्यु के पंजे से बचाना चाहता है और उनके माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्जीवन
प्रवर्तित करना चाहता है। गांधी ठीक ही कहते हैं और उनका कहना मानने से हमारा भी लाभ है कि शिक्षा की संपूर्णता के लिए जैसे पाश्चात्य विज्ञान को जानना जरूरी है, एशिया की संस्कृति का क्रमबद्ध अध्ययन उससे कम आवश्यक नहीं है। देश की प्रक्षुप्त यानी सोई हुई शक्ति का आविष्कार करने के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी और मागधी के विराट ऐश्वर्य भंडार की तलाश करनी ही होगी। लेकिन पुराने वक्त में जो कहा गया अथवा किया गया उसको दोहराने के लिए कोई लाभ नहीं है। अतीत की नींव पर एक नई संस्कृति गढ़नी होगी जो सदियों के अनुभव से समृद्ध संस्कृति होगी। उस नवीन संस्कृति में ऐसी बहुत सी सभ्यताओं का समन्वय होगा जिसका भारत की मिट्टी और आत्मा में प्रतिफलन हुआ है। अमेरिका के सांचे में यह समन्वय संभव नहीं है। यहाँ एक संस्कृति ने प्रधानता प्राप्त करके अन्य संस्कृतियों को दबा कुचल डाला है। यद्यपि अमेरिका ने उन संस्कृतियों के बहुत से गुण अपना भी लिए हैं। भारत में सब संस्कृतियों को समुचित स्थान मिलेगा। लक्ष्य होगा सामंजस्य, जबरदस्ती लादी गई बनावटी एकता नहीं। सभी छात्रों को भारत के सब धर्मों की जानकारी पानी होगी। हिंदू कुरान से परिचित होंगे, मुसलमान भी हिंदुओं के शास्त्र पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किसी को न छोड़ सकेगा। समस्त मानव समाज में अस्पृश्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबको हिंदुस्तानी सीखनी ही होगी, क्योंकि संस्कृत, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी वही सच्ची राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी या कोई अन्य यूरोपीय भाषा भी न छूटेगी। ये सारी भाषाएं उच्च शिक्षा के क्रम में सिखाई जाएंगी। इधर विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा के लिए भारतीय भाषाओं का ही व्यवहार होगा। गांधी ने एक ऐसी ऊंची विश्व व्यवस्था का स्वप्न देखा जिसमें अनेक पार्थक्य एक में मिल जाएंगे। उस एकता में सब के गुण मौजूद रहेंगे, कई विभागों की तरह नहीं, एक ही बहुमूल्य पत्थर की अनेक वर्ण छटा की तरह। बुद्धिजीवी गण अनेक प्रकार के धंधों की शिक्षा पाएंगे। दूसरे लोग लिखना पढ़ना सीखेंगे। इस तरह धीरे धीरे वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा। मानसिक स्वाधीनता केवल अध्ययन के माध्यम से ही नहीं बल्कि उस शिक्षा के माध्यम से भी बनी रहेगी जिसे गांधी धंधे के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं। यूरोपीय पद्धति की जो शिक्षा शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है और जो केवल मस्तिष्क विकास के लिए ही उद्योगशील है, उसके बदले गांधी ने एक ऐसी पद्धति चाहिए जिससे सबसे नीचे की श्रेणी से लेकर विद्यालय के सभी छात्र शारीरिक श्रम करना सीखे। उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बारे में गांधी का ऐसा लक्ष्य है। उन्होंने इसी का स्वप्न देखा है। वे नई शिक्षा व्यवस्था की कुंजी के रूप में इससे ही ग्रहण करना चाहते हैं। साधारण अर्थ वाले विद्यालय नहीं, ये संस्थाएं ऐसी होगी जो भारत की पवित्र अग्नि संचित कर सकेगी और दूर दूर तक उसका प्रचार कर सकेंगी। पाश्चात्य बेनेडिक्टिनों ने इसी प्रकार अपनी धर्म शिक्षा के माध्यम से संसार में आत्मा की वाणी का प्रचार प्रसार किया था। गांधी जी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे को सत्य व्रत लेना होगा। सत्य का व्रत का मतलब है झूठ न बोलना ही काफ़ी नहीं है। देश के कल्याण के लिए भी किसी तरह का मिथ्या व्यवहार वर्जित होगा। सत्य का पालन करने के लिए यदि माता पिता अथवा अन्य गुरुजनों के विरुद्ध आचरण करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अहिंसा का व्रत, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही काफ़ी नहीं है। जिन्हें अन्यायी समझा जाता हो उनको भी आघात न पहुंचाना होगा। मन में कभी उनके लिए भी विरक्ति का भाव न उत्पन्न होना चाहिए। उन्हें प्यार करना पड़ेगा। अत्याचार का विरोध तो करना होगा, लेकिन अत्याचारी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी होगी। उसे प्रेम के द्वारा जीतना होगा। प्राण रहते उसका विरोध नहीं करना होगा। ब्रह्मचार्य व्रत, इस व्रत के अनुष्ठान के बिना पहले के दो व्रतों का अनुष्ठान संभव नहीं है। यौन कामना से बचने से ही काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्षण पाश्विक वृत्तियों का दमन करना होगा।
यहाँ तक कि पाश्विक विचारों का भी जो विवाहित है वे पत्नी को जीवन साथी समझेगा, उसके साथ निष्कलंक पवित्रता का संबंध रखेगा। भोजन संयम का व्रत, भोजन के बारे में सावधान रहना होगा, विशुद्ध भोजन ही ग्रहण करना होगा, अनावश्यक खाद्य पदार्थों का धीरे धीरे बहिष्कार करना होगा। चोरी न करने का व्रत, यहाँ केवल दूसरों की संपत्ति का ही प्रश्न नहीं है, हमें जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसका व्यवहार भी चोरी है। रोज़मर्रा के उपयोग के लिए जो कुछ पर्याप्त है वह हमें प्रकृति ही देती है, उससे अधिक नहीं देती। असंग्रह का व्रत, उपयोग न करना ही काफ़ी नहीं है, जो कुछ हमारी शारीरिक आवश्यकता के लिए नितांत आवश्यक नहीं है उसे भी अपने पास न रखना चाहिए। जो कुछ बच रहे उसे औरों के लिए छोड़ देना चाहिए। जीवन को सरल बनाना चाहिए। इन प्रधान व्रतों के अलावा 2 गौण व्रत भी है। स्वदेशी, जिसमें किसी तरह के धोखे का संदेह हो, ऐसी किसी वस्तु का व्यवहार न करना चाहिए। इस निर्देश में देश के बाहर बनने वाली वस्तुओं के व्यवहार का निषेध है, क्योंकि वे वस्तुएं शोषित और दरिद्र जनता के श्रम के फल हैं, यूरोप के मजदूरों की यंत्रणा के परिणाम है। इसी से अहिंसा के शिष्य के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार वर्जित है। इसी से आवश्यकता है मामूली कपड़ों की जो देश में तैयार होते हैं। निर्भीकता, जो डरेगा वह पहले के निर्देशों का पालन न कर सकेगा। सब प्रकार के भय से मुक्ति पानी होगी। राजा के भय से, जाति के भय से, परिवार के भय से, मनुष्य और हिंसक पशुओं के भय से, मृत्यु के भय से जो व्यक्ति निर्भय है वह सत्य और आत्मा की शक्ति से अपनी रक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न व्रतों के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से गांधी जी देश को आगे ले जाना चाह रहे थे, और असहयोग आंदोलन के दरमियान ही ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की जा रही थी। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज,